हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। दिस इज अवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन ऑफ द 45 डेज। पिछले संडे से लास्ट संडे से हम स्टार्ट किया हुआ है 12 अप्रैल से, और दिस इज अवर डे 7 लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है कि by utilizing inductive effect and resonance effect you can determine the acidic and basic strength of the organic compounds like acidic strength of phenol, acidic strength of carboxylic acids and basic strength of amines, and regarding also their comparative study of the acidic strength। तो इससे पहले हम लास्ट लेक्चर्स में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स पढ़ चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी पढ़ चुके हैं, उनके पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सब पढ़ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर्स में आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड वी आर स्टार्टिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट को यूटिलाइज करेंगे बाय डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनायन। ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं क्योंकि यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे 7 लेक्चर 1 रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अमीन्स होते क्या हैं। अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमीन्स है ना, अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। जैसे अमोनिया को हम लेविस बेस बोलते हैं बिकॉज देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। इन द सेम केस all the amines also have their lone pair on their central element, that is nitrogen, so they can have tendency to donate one lone pair of electron to other atoms, or other atoms means Lewis acid which have tendency to accept a free lone pair. So that's why ammonia and its derivative, that is primary amine, secondary amine and tertiary amine, these are Lewis base in nature। ठीक है, और हम इसकी Lewis base स्ट्रेंथ को और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ये हमारा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अमोनिया है, अमोनिया में से अगर वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप ले आए, अल्काइल ग्रुप वेदर इट में बी फिनाइल, वेदर इट में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये बन जाएगा। जैसे मैं H को रिप्लेस करके CH3 ले आया है तो दिस इज प्राइमरी अमीन। ठीक है, 2H को रिप्लेस करके 2 अल्काइल ग्रुप ले आए, जैसे 2H को रिप्लेस करके मैं 2 CH3 ग्रुप ले आया तो दिस इज सेकेंडरी अमीन, और तीनों H को रिप्लेस करके 3 अल्काइल ग्रुप ले आए तो क्या बन जाएगा, टर्सरी अमीन। दिस विल बिकम्स टर्सरी अमीन। सो इट विल बी सिंपली डिनोटेड एज RNH2। R may be alkyl group, whether it is phenyl or alkyl. Second one R2NH and third one is R3N. So this is the general formula of the primary, secondary and tertiary amine. This is primary amine, this is secondary amine and this is tertiary amine. तो हम इन तीनों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स एंड very important comparative study of the aliphatic and aromatic amines, कि whether aliphatic amines are more basic or aromatic amines are more basic, we will discuss about it in this lecture. So let's start। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और उससे ये क्लियर भी हो जाएगा उस कंपैरेटिव स्टडी से कि कौन से कंपाउंड कैसे है और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो मैं तीनों ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ आया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड आपके पास अमोनिया है, एक कंपाउंड में अमोनिया में H को रिप्लेस करके CH3 ले लेता हूं तो दिस इज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, दिस इज मिथाइल अमीन, वी कैन से इट एज मीथेन अमीन। और इसमें एक H को रिप्लेस करके मैं फिनाइल रिंग ले आता हूं C6H5 और ये हो गई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। दिस इज एनिलीन, दिस इज मिथाइलमीन एंड दिस इज सिंपली अमोनिया। ठीक है, इन तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। देखो कैसे करेंगे, ये फंडामेंटल क्लियर हो गया तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन को आपको क्या करना जाएगा, डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी जाएगी। अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री होते हैं, सो इट कैन डोनेट विद वन लोन पेयर, सो इट इज एक्टिंग एज ए लेविस बेस। अमोनिया बेसिक होता है नेचर में बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट
फ्री लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया में एक H को रिप्लेस करके आप देखो कौन सा ग्रुप लेकर आए हो, CH3। और यहां पर दोस्तों याद रखना CH3 ग्रुप इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट हैज प्लस आई इफेक्ट। और एक बात अपने फंडामेंटल्स में क्लियर कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जैसे हमने कहा था प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये दोनों के दोनों इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार माइनस आई माइनस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्हीं में चार फंडामेंटल्स को इस्तेमाल करके दो यहां पर दो यहां पर सारे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपके सोल्व करवाऊंगा। बस इन चार फंडामेंटल्स को याद रखना, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो अमोनिया में लाइव फेज है। अब यहां पर आते हैं 1H is replaced by methyl group, so methyl has plus I effect और plus I effect के द्वारा क्या करेगा, methyl donates the electron towards the nitrogen atom by the plus I effect, so increases the electron density on the nitrogen। पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, because methyl is donating the electrons towards nitrogen atom of the amine by plus I effect, so tendency to donate lone pair also increases। भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी और बढ़ गई अपने लोन पेयर को डोनेट करने की, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसके लोन पेयर को कहीं ना कहीं रिपेल करेंगे, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है। ये तो कंप्लीट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनिलीन की। देखो दोस्तों एनिलीन में यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है। कंजुगेशन क्या है, या रेजोनेंस में है। क्या है, रेजोनेंस में। सो दैट्स व्हाई दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू डोनेट, नॉट फ्री टू डोनेट। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो हम क्या कहेंगे, हियर इन केस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इट इज लेस बेसिक। व्हाई, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इज नॉट फ्री टू डोनेट, it is taking part in resonance, so that's why aromatic amines are always less basic than aliphatic primary amine, because in aliphatic amine the lone pair of electron is free to donate, not involved in resonance. Here the lone pair is involved in resonance, not free to donate, so that's why। और अमोनिया को कंपेयर कर लेते हैं। देखो इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, ऑब्वियस सी बात है मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है भी प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें लोन पेयर फ्री है, इसमें भी लोन पेयर क्या बीजी है। अब अमोनिया में एनिलीन में देखिए अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है, उसका फिर से रेजोनेंस में है। तो ओवरऑल क्या ऑर्डर आएगा, सबसे पहले मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक, दूसरा नंबर किसका आएगा, अमोनिया का, और फिर तीसरा नंबर किसका आएगा, C6H5NH2 दैट इज एनिलीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इतने बड़े सिंपल से क्वेश्चन। तो आपको ये ही क्वेश्चन से तीनों ट्रेंड क्लियर हो गए कि एलिफेटिक अमीन्स इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स, बिकॉज़ इन एरोमेटिक अमीन द लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस एंड एलिफेटिक अमीन लोन पेयर इज फ्री टू डोनेट, एंड अमोनिया इज मोर बेसिक देन ऑल एरोमेटिक अमीन्स बिकॉज़ अमोनिया में लोन पेयर फ्री होता है, ठीक है। तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और ब्यूटीफुल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं सीधा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा फंडामेंटल्स के ऊपर और आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स को चेक करते हैं दो फेज के अंदर। देखो एक तो चेक करते हैं गैसियस फेज में, पेपर में डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर मेंशन हो तो ही देखना है, अगर गैसियस फेज मेंशन हो तभी आंसर देना है, अगर गैसियस फेज मेंशन ना हो तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स आपको सॉल्यूशन फेज में यानी कि हाइड्रेटेड मीडियम में देखनी है, ठीक है। चलिए तो दो फेज में आएंगे, पहले गैसियस फेज में देखते हैं। अमीन चाहे कोई भी हो, वेदर इट इज एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, चाहे कोई भी हो, गैसियस फेज में अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सुन लो। अमोनिया सबसे लेस बेसिक होगा, फिर उससे ज्यादा प्राइमरी अमीन, फिर उससे ज्यादा सेकेंडरी अमीन, फिर उससे ज्यादा टर्सरी अमीन। ये एलिफेटिक अमीन्स का मैंने ऑर्डर लिख दिया गैसियस फेज में, भूलना मत इसको। एलिफेटिक अमीन्स का ऑर्डर है गैसियस फेज में, ठीक है। प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक होती हैं, फिर सेकेंडरी अमीन और ज्यादा, टर्सरी अमीन सबसे ज्यादा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द अमीन्स इन द गैसियस फेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एक है अमोनिया, एक है CH3NH2, एक है CH3 की होल ट्वाइस
NH और एक है CH3 की होल थ्राइस N। तो दिस इज ट्राइमिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन और दिस इज अमोनिया। और आपसे कहते हैं अरेंज दीज अमीन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। रिटर्न है, लिखा हुआ है। तो गैसियस फेज में क्या ऑर्डर रहता है? अमोनिया, देन प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन। तो दिस विल बी द वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गैसियस फेज में आपको याद रखना है ये ऑर्डर रहेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, लेकिन एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए नहीं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन फेज की तरफ। अगर सॉल्यूशन फेज में क्वेश्चन आ गए, यानी कि हाइड्रेटेड फेज में, मीडियम एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन में, अगर गैसियस फेज में मेंशन नहीं कर रखा तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में सुनिए, सबसे पहले अगर मिथाइल का केस हो, किसका केस हो? मिथाइल का केस है, मतलब मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मींस का ऑर्डर रहता है सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी। मैं इसका भी कोई रीजन नहीं बता रहा हूं, हालांकि मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बड़े शॉर्ट वे में। अगर मिथाइल का केस हो तो ऑर्डर रहता है 2 1 3। सेकेंडरी मीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल का केस में सेकेंडरी मीन क्या आएगी? CH3 की होल ट्वाइस NH। प्राइमरी मीन क्या आएगा? CH3 NH2। और टर्शियरी मीन क्या आएगा? CH3 की होल थ्राइस N। तो दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ मिथाइल केस इन सॉल्यूशन फेज इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन, ठीक है। अगर मिथाइल की जगह, किसकी जगह? मिथाइल की जगह इथाइल का केस हो, ये सुनना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मिथाइल की जगह किसका केस हो? इथाइलअमीन, तो ऑर्डर होता है सेकेंडरी अमीन वहीं पे रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे, टर्शियरी आगे चला जाता है, प्राइमरी पीछे, टर्शियरी आगे और प्राइमरी पीछे। दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ इथाइल केस। तो इथाइल केस में क्या ऑर्डर बनेगा? सेकेंडरी अमीन वही रहेगा, इथाइल अब की बार ध्यान रखना है C2H5 की होल ट्वाइस की NH। टर्शियरी में क्या रहेगा? C2H5 की होल थ्राइस N। और प्राइमरी में क्या रहेगा? C2H5NH2। तो दिस विल बी द ऑर्डर। इट इज विजिबल टू यू? यस। तो मिथाइल और इथाइल का केस याद रखना है 2 1 3 2 3 1, ठीक है। सेकेंडरी मीन हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक रहेंगी, चाहे मिथाइल का केस हो, इथाइल का केस हो। मिथाइल के केस में प्राइमरी ज्यादा बेसिक होते हैं, टर्शियरी कम बेसिक होते हैं, लेकिन इथाइल के केस में टर्शियरी ज्यादा बेसिक होते हैं और प्राइमरी कम बेसिक होते हैं। लेट आई एक्सप्लेन दिस होल, दोनों ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल मेंशन केस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये काम आएंगे एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर जब मैं एनिलीन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा ऑर्थो मेटा पैरा पर, तब काम आएंगे आपके प्लस आई फिंगर मेथड मेरा स्पेशल अप्लाई करूंगा तब, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मिथाइल के केस में जब सॉल्यूशन फेज हो ना एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मींस केवल एक ऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होती। पहली बात तो ध्यान रखना, गैसियस फेज अगर मेंशन हो, गैसियस फेज, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मींस हमारा कंक्लूड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल आप यही केस ले लीजिए, अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर, स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पर और हाइड्रेशन एनर्जी के बेस पर। ये 3 फैक्टर है, आपको विजिबल होंगे। यस, देखिए IE का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस SH और HE का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स को हम ज्वाइन करके, तीनों फैक्टर्स को कपल करके ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखते हैं? प्लस आई इफेक्ट भाई प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ऊपर मेंशन कर देता हूं, चलिए देखिए यहां पर है CH3 NH2, CH3 की होल ट्वाइस NH और CH3 की, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहीं पे लेते। चलिए मैं इन ऑर्डर को अगर रब कर देता हूं,
आपको याद तो हो ही गए होंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपके पास है CH3NH2, CH3NH, CH3 और CH3N, CH3। देखिए सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या ऑर्डर आएगा भाई, प्राइमरी अमीन में एक मिथाइल केस है, सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप है, टर्सरी अमीन में 3 अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे प्लस का इफेक्ट एक अल्काइल ग्रुप की वजह से है, यहाँ पे प्लस का इफेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से है, और यहाँ पे प्लस का इफेक्ट 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से है। So in case of tertiary amine, there is a maximum electron density on the nitrogen atom. So it will have maximum basic strength. तो प्लस का इफेक्ट के मैग्नीट्यूड के बेस पर मैं कह दूं हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस का इफेक्ट, हायर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर ऑर्डर हो गया। स्टेरिक इंटरेस्ट समझिए, स्टेरिक इंटरेस्ट क्या कहता है कि हायर लार्जर इज द स्पेस या मोर इज द स्पेस टू डोनेट द लोन पेयर। भाई नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है ना, तो जितना ज्यादा स्पेस होगा लोन पेयर को डोनेट करने की, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो प्राइमरी अमीन में सब ज्यादा स्पेस है, सेकेंडरी अमीन में स्पेस और कम हो गया, और टर्सरी अमीन में तो स्पेस सबसे कम हो गया। सो इन केस ऑफ टर्सरी अमीन अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इंटरेस्ट इट विल बी लीस्ट बेसिक बिकॉज nitrogen has least space to donate its lone pair of electron. So that's why tertiary amines are least basic according to steric hindrance. तो steric hindrance वाला फैक्टर अगर देखें तो steric hindrance जितना ज्यादा होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। ये बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है, ठीक है। और प्लस का इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसमें डायरेक्ट ऑर्डर आया था, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बेड़ा गर्क कर देगा, बिल्कुल उल्टा। इसमें क्या होगा, प्राइमरी मीन लीस्ट बेसिक, मोर बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है। अब बात आती है थर्ड, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर बता दूं आपको, प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो नो डाउट अगर इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वाटर के साथ एक प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। आप समझिए इस बात को, हाइड्रेशन एनर्जी में क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे वाटर का एक एक प्रोटॉन हम नाइट्रोजन पे लगा के देख लेते हैं। नाइट्रोजन पे एक प्रोटॉन एक्सपेक्ट होगा तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव, यही बनेगा ना। और एक प्रोटॉन अगर इस H पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, ठीक है। और एक H प्रोटॉन इस प्राइमरी अमीन पे लगाएंगे तो हो जाएगा NH पॉजिटिव। पर ये आपके क्या बनेंगे, वाटर एक्वस फेज के अंदर रहना है, ठीक है। ये कैटायन बन गए अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड कैटायन। अब देखो इसमें नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो मैं इसका ऐसे लिख लूं एक बार, देखिए तो यहां पर वाटर का जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, सिंपल सी बात है, समझ तो गए ना भाई। प्राइमरी अमीन में 2 H थे, एक H प्रोटॉन से अटैच हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। एक मतलब वाटर पता है क्या कर रहा है, यहाँ पर इस अमोनिएटेड कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहां पर होगी, जहां पे नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन बचा है, 1 हाइड्रोजन बचा है, तो वाटर मॉलिक्यूल कितना अटैच हो सकता है, 1। तो वाटर की साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबलाइजेशन जितना ज्यादा होगा अमोनियम कैटायन का, अमोनिएटेड कैटायन का, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर भी यही कहता है कि प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होंगी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो ये ऑर्डर आएगा हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोर इज द सोल्यूबलाइजेशन या मोर इज द सोल्वेशन, more is the hydration energy and higher is the stabilization of ammoniated cation and more is the basic strength। ये फंडामेंटल है। तो प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्सरी मीन में प्राइमरी मीन सबसे ज्यादा बेसिक होंगी अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर, ठीक है। अब तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइनिंग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखना, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो, चाहे स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर हो, चाहे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो, तीनों ऑर्डर के अंदर आप एक बात देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन यहां भी ज्यादा है, सेकेंडरी अमीन यहां भी ज्यादा है, और सेकेंडरी अमीन यहां भी ज्यादा है, देख पा रहा है। तो सेकेंडरी अमीन एक बार ऑर्डर देख लो, सेकेंडरी अमीन
3 टाइम्स हाइयर है। ठीक है, देखो यहां से भी हाइयर है, यहां से भी हाइयर है और यहां से भी हाइयर है। सेकेंडरी मीन 3 टाइम हाइयर है। प्राइमरी मीन देखो एक बार हाइयर है, प्राइमरी मीन एक बार लोअर है, 2 बार हाइयर है। दिख रहा है? तो प्राइमरी मीन एक बार 1 टाइम तो लेस है, 2 टाइम्स हाइयर। अब टर्सरी मीन के अंदर देखिए, टर्सरी मीन 1 टाइम हाइयर है एंड 2 टाइम्स लोअर है। देखो 2 टाइम इसकी कम है और 1 टाइम हाइयर है। तो टर्सरी मीन के केस में 1 टाइम हाई एंड 2 टाइम्स लेस। तो देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका रहेगा? टर्सरी का, क्योंकि तीनों बार ज्यादा है, ये तीनों बार क्या है? ज्यादा। तो मिथाइल के केस में प्राइमरी सेकेंडरी में सब ज्यादा रहेगी। अब सेकेंड प्राइमरी में देखिए 1 टाइम कम है, 2 टाइम ज्यादा है, और टर्सरी में 1 टाइम कम है, 1 टाइम कम है, ज्यादा है और 2 टाइम्स कम है। तो ऑर्डर पहला दूसरा नंबर किसका आएगा? सेकेंडरी का, प्राइमरी का, फिर टर्सरी का। ये लिखा था मैंने ऑर्डर। तो देखो तीनों इफेक्ट को कंबाइन करके ओवरऑल ऑर्डर ये आया, क्योंकि मोस्टली हम बुक्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते और समझ भी नहीं पाते कि ऑर्डर कहां से आया है। तो आज मैंने आज एक्सप्लेनेशन दे दिया। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिथाइल केस। अब क्वेश्चन समझ में आता है कि सर इथाइल के केस में टर्सरी आगे क्यों चला गया, प्राइमरी पीछे क्यों रह गया? ऑर्डर तो यही होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि इथाइल का जो केस होता है ना, उसका प्लस आई इफेक्ट मिथाइल से इतना ज्यादा होता है कि वो हाइड्रेशन एनर्जी वाले फैक्टर को कंपनसेट कर देता है। हाइड्रेशन एनर्जी जो फैक्टर है ना, भाई स्टीरिक इंडेक्स वाला फैक्टर तो वही रहेगा, क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा बेसिक होंगी। लेकिन प्लस आई इफेक्ट, ध्यान से सुनना, द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल इथाइल ग्रुप इज सो हाई इट कंपनसेट द हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर। वो हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर को क्या कर देता है? कंपनसेट कर देता है। इसलिए मिथाइल के केस में, इथाइल के केस में टर्सरी मीन ज्यादा बेसिक हो जाती है, वो आगे निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट इथाइल का ज्यादा होता है, ये हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर को कंपनसेट कर देता है। सो इन केस ऑफ इथाइल, ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट ऑफ द इथाइल ग्रुप, इट टर्सरी मीन्स आर मोर बेसिक। सो ऑर्डर कम्स बी 2 3 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना। चलिए, आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होता है हिट द लाइक बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 2 केस आपको मैंने क्लियर कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस की तरफ। ठीक है, देखिए अब प्राइमरी अमीन को, सेकेंडरी अमीन को, टर्सरी अमीन को एक ब्यूटीफुल केस के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? अब मेरे को एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मीन तीनों मीन दी रखी हूं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, एक है CH3NH2, एक है CH3CH2NH2, ठीक है, एक है एनिलीन और एक है अमोनिया। ये 4 अमीन दे रखी मैंने। ठीक है, इन चारों को बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मीन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट बताया था? पहले इन दोनों कंपेयर कर लो भाई। अमोनिया का कंपैरिजन पहले इन दोनों से करो भाई। अमोनिया में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक बार मिथाइल लेकर आए हैं और एक बार हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इथाइल लेकर आए हैं। अब मेरे को बताइए, मिथाइल और इथाइल, मिथाइल अमीन इथाइल अमीन, अमोनिया से क्या है? ज्यादा बेसिक है, ऑब्वियस सी बात है। और अमोनिया एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, क्योंकि अमोनिया में लोन पेयर फ्री है, एनिलीन में लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में है। ठीक है, तो नो डाउट। तो एक बात तो क्लियर हो गई, सबसे लीस्ट बेसिक कौन है इसमें? एनिलीन। तो C6H5NH2 लीस्ट बेसिक है। दूसरा नंबर किसका आएगा? अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन है? ये दोनों। अब इन दोनों में देखिए, इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है। मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम होता है, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है। अगर दोनों प्राइमरी अमीन है, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपाइल अमीन की होती है, C3H7। ठीक है, तो नो डाउट। तो पहला किसका केस आएगा? CH3NH2, और फिर किसका आएगा? CH3CH2NH2। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द अमीन। ठीक है, तो बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ रिलेट करता हूं आपको। हाँ, मेरे को एक बात बताइए,
अब यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एनिलीन और यहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यहां पर है एनिलीन, यहां मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पर है सिंपली एनिलीन, ठीक है, और यहां पर है CH2NH2। कौन बताएगा कि आउट ऑफ दीज 4 अमीन्स विच इज मोर बेसिक, इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक अमीन्स कौन सी है? ठीक है, पहली बात तो देखिए, ये मैंने कहा था बेंजीन से जब डायरेक्ट NH2 कनेक्ट हो एरोमेटिक अमीन होता है, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, बट दिस इज एलिफेटिक अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अमीन। क्या है ये? बेंजाइल अमीन है दोस्तों, और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है? फ्री टू डोनेट, it is not involved in conjugation, this is behaved like a aliphatic amine, so this amine will be most basic out of these 3 amines, this is very important concept। तो इन चारों में अगर मैं कह दूं this is A, this is B, this is C and this is D, इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा D, because it is aliphatic amine, its lone pair is free to donate, not involved in conjugation, while in these 3 amine lone pair of present on nitrogen is involved in conjugation because these are aromatic amines। अब बात आती है सर A, B और C में एक्सप्लेन करो कौन ज्यादा अमीन बेसिक है, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा, देखिए समझिए, इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन, दिख रहा होगा आपको, दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो, अगर ये ग्रुप नहीं होता तो इसका नाम है टोल्विन, ठीक है, ये नहीं होता तो एनिलीन, और टोल्विन एनिलीन को मिला दीजिए, उसको बोलते हैं टोलुडीन, तो दिस इज पैराटोलुडीन। मैं कॉमन नेम इसलिए बताता हूं क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैराटोलुडीन और पैरा, आपको कहते हैं 3 अमीन दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन नीट जेईई मेंस में आए हुए हैं, पैराटोलुडीन, एनिलीन, बेंजाइल अमीन और पैरानाइट्रोएनिलीन, इन चारों को बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो जिसको पैराटोलुडीन नहीं पता ना, वो तो वही बैठ जाएगा और क्वेश्चन को स्किप करके आ जाता है, लेकिन टोलुडीन क्या होता है? टोल्विन प्लस एनिलीन को टोलुडीन कहते हैं, अब पैरा पोजीशन है पैराटोलुडीन, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, अब हमने क्या फंडामेंटल पढ़ रखा है, देखो नाइट्रो ग्रुप का नेचर कैसा होता है बताइए जी, -I -R। मिथाइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? +I +R। +I +R इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, दोनों फैक्टर फेवर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे। -I -R बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, दोनों फैक्टर डिक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो नो डाउट एनिलीन से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पैराटोलुडीन की है, क्योंकि इसे मिथाइल ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, लेकिन एनिलीन से कम बेसिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोएनिलीन की है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के आने से बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। तो नो डाउट सी जो है, सी वो ए से तो ज्यादा बेसिक है, ठीक है, लेकिन सी जो है वो बी से लेस बेसिक है, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? डी, नो डाउट। तो ए बी सी में देखे तो मोस्ट बेसिक कौन है? पहले बी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के आने से एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब बी के बाद नॉर्मल का आएगी, नॉर्मल एनिलीन, सी, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? ए, दैट इज पैरानाइट्रोएनिलीन। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपसे जनरेट किया है, इसको भूलना मत, आगे याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, देन हिट द लाइक बटन अगर आपको एक क्वेश्चन वास्तव में समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन हो C6H5NH2, C6H5NH, C6H5 and C6H5N, C6H5, C6H5। देखिए यहां पर अगर समझ पा रहे हो, दिस इज एनिलीन, दिस इज डाइफिनाइलामीन, ठीक है, यहां पे ठीक से लिख देता हूं, ना दिख रहा हो तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 2 रिंग अटैच है,
और वहां पे कितने रिंग अटैच है? 3 रिंग अटैच है। अब क्वेश्चन में अनपुटअप होता है कि यहाँ पे अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको तीनों फैक्टर नहीं लगाने, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन एनर्जी। सिंपल सा फंडा देखना है। फंडा क्या है भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो भी बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन यहाँ देखिए ना नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 रिंग के साथ कंजुगेशन में है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर 3 रिंग के साथ कंजुगेशन में है। तो वो तो भाई साहब फ्री रह ही नहीं सकता, वो तो फ्री रह ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी, एक पर्सन है, वो सिंगल अर्नर है लेकिन उसकी फैमिली छोटी है, उसको कुछ लोगों के लिए ही भरण पोषण करना है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली है, 2 परिवारों को संभाल रहा है अकेला बंदा, तो ये तो फ्री रह ही नहीं सकता। ये 3 परिवारों को एक साथ संभाल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही फ्री नहीं रह सकता। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो 3 फैमिली के साथ इन्वॉल्व है, बीजी है, तो इट इज ये अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, इट्स लोन पेयर इज नॉट फ्री टू, इट इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, ठीक है, सो इट कैन नॉट डोनेट इट्स लोन पेयर टू अदर। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में 2 रिंग के साथ है, ये लोन पेयर 1 रिंग के साथ है। तो सिंपल सी बात है, अमीन्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। तो नो डाउट सोचना ही नहीं है, ये ऑर्डर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। यही क्वेश्चन सारे आते हैं बड़े ब्यूटीफुल। एक आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, एक मिथाइल लगा देता हूं, एक H को रिप्लेस करके, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, और एक में क्या कर देता हूं, दोनों H को रिप्लेस करके 2 मिथाइल लगाता हूं, दिस इज एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, दिस इज एनिलीन। नो डाउट तीनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तीनों एरोमेटिक अमीन है। अगर मैं तीनों एरोमेटिक अमीन को इकलौता एकमात्र इस अमीन से कंपेयर करूं, दिस इज साइक्लोहेक्साइल अमीन, तो ये एलिफेटिक है, इसका लोन पेयर फ्री है, बल्कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल अमीन, एलिफेटिक की तरह बिहेव करेगा, उस अकेले की बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों से ज्यादा है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब बात ये आती है, इन तीनों को कंपेयर करते हैं, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ भी रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस में, लेकिन आप यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, नो डाउट। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने अटैच है, 2, तो यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो नो डाउट एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा एन मिथाइल एनिलीन, और उससे ज्यादा बेसिक होगा एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास एक ही फंडामेंटल बचा है कि सर पोजीशन को चेंज करते हुए ग्रुप के अंदर हमें एसिड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए। चलिए, पोजीशन ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब देखो, ध्यान रखो, एनिलीन्स के केस में, इन केस ऑफ एनिलीन्स के केस में आइदर इट इज ऑर्थो मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। क्वेश्चन ध्यान रखना, कल क्या पढ़ाया था मैंने, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बेंजोइक एसिड का केस आता है ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड के लिए, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, चाहे डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो ऑर्थो पर, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होती है। बेसिक स्ट्रेंथ में एनिलीन्स में उल्टा है, एनिलीन्स में भी ऑर्थो इफेक्ट लगता है दोस्तों, लेकिन कैसे लगता है, इन केस ऑफ एनिलीन्स the basic strength of ortho isomer is always less as compared to meta and para। बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है बेंजोइक एसिड में, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्थो इफेक्ट अल्काइल ग्रुप लगने से स्टीरिक इनहिबिशन हो जाता है, ठीक है। तो नो डाउट, तो क्या एनिलीन्स के केस में ऑर्थो इफेक्ट जब जनरेट होता है, तो यहां पर क्या फंडामेंटल जुड़ता है, वो फंडामेंटल क्या है कि ऑर्थो आइसोमर जो होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इट विल बी ऑलवेज लेसर देन मेटा और
पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से हमेशा कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप, चाहे ग्रुप कोई भी लग रहे हो, नेचर ऑफ ग्रुप, चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, और तो आइसोमर की बेसिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से कम आएगी। ये फंडामेंटल आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स के ऊपर, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेते हैं, बस 10 मिनट का लेक्चर हो रहा है। सो दिस विल बी, एक ही लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स का पूरा फंडामेंटल्स क्लियर कर दिया, और एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, जितने भी अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी ब्यूटीफुल फंडा रिगार्डिंग एनिलीन्स का। अब देखिए, आपको पता है मैं फिर से वही हर बार ये अप्लाई करते आ रहा हूं, जैसे फिनोल पे अप्लाई किया था। पहले हम लेंगे सिंपली एनिलीन, अगला कंपाउंड ले रहा हूं मैं एनिलीन्स के ऊपर ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दिया, एनिलीन्स के ऊपर मैंने मेटा पे नाइट्रो लगा दिया, और एनिलीन्स के केस में मैंने पैरा पे नाइट्रो लगा दिया। तो फिर से वही 4 कंपाउंड हम स्टार्टिंग से ऐसे करते आ रहे हैं। हमने बेंजोइक एसिड में भी ऐसे डिस्कस किया था, और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में भी। चलिए अप्लाई करते हैं, बात वही रहेगी घूम फिर के सामने। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मैं ग्रुप चेंज करता जाऊंगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें आते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, नाइट्रोक्लोरो मिथाइल मिथोक्सी, नाइट्रोक्लोरो मिथाइल मिथोक्सी, ठीक है। तो पहले नाइट्रो लगा के देखा है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी कंपाउंड के अंदर नाइट्रो ग्रुप कहां पर है, ऑर्थो पे है, तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ COD से कम आएगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। और अब बी को ए से भी कंपेयर करना है, नॉर्मल जिसमें अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कंपेयर कर लेना। पहली बात तो हमने ऑर्थो को कंपेयर करना है मेटा पैरा से। जब बेंजोइक एसिड में कंपेयर करते थे तो ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होती थी, तो सेंसा था वो आगे निकल जाता था हमेशा। पहले क्या करना है, ऑर्थो कंपेयर करो मेटा पैरा से, तो ऑर्थो की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम रहेगी। अब ऑर्थो को कंपेयर कर लेना अनसब्स्टिट्यूटेड से, तो क्या करेंगे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे तो कम ही आएगी, इससे क्या आएगी, कम आएगी। तो नो डाउट हम क्या कहेंगे, इसके अंदर एनिलीन का केस है, एनिलीन में क्या है, और इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, तो नाइट्रो ग्रुप लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। पता होना चाहिए आपको, नाइट्रो ग्रुप लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट है, ये बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। तो सब इन चारों कंपाउंड में मोस्ट बेसिक कौन है, इन चारों कंपाउंड में मोस्ट बेसिक ए है, एनिलीन। चलिए, और ए के बाद कौन है, बी, सॉरी बी तो सबसे लीस्ट बेसिक है, यहां पर आएगा, ठीक है। तो बी हो गया, ए हो गया, ए मोस्ट बेसिक है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के लगने से -I इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है, -I और -I इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ए। बी सबसे लेस्ट बेसिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब बात रह गई फिर से वही मेटा और पैरा, और यहां पर नितेश सर का काम आएगा फिंगर्स मेथड। तो नाइट्रो ग्रुप का केस है, मेटा पे केवल काम करता है -I इफेक्ट, पैरा पे दोनों काम करते हैं -I और -R। इसमें एक फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, इसमें दोनों फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ घटा रहे हैं, तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं भारी है। तो सी क्या होगा, मेटा आइसोमर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पैरा। सो दिस विल बी द ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया नाइट्रो एनिलीन्स के केस में। और कई बार है पेपर में एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, इसको लिखने का तरीका बता देता हूं, पेपर में कैसे लिखा मिल सकता है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपको बता दूं, क्योंकि आते को बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 में से 1 2 3 4 फ्री हैं, 2 के जगह तो ग्रुप आ गए, तो C6H4 बन जाएगा ये, ठीक है। और इधर ऐसे लिखा मिलेगा, यहां तो लिखा मिल जाएगा NH2 और इधर लिखा मिल जाएगा ONO2, ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है। तो आपको समझ जाना है ऐसे ग्रुप को देखकर, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब ग्रुप चेंज करते हैं। अब मैं लेके आता हूं मिथाइल का केस, ऑर्थोटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन,
पैराटोलुडीन। अब बताइए, चलिए सबसे पहले ऑर्थो कंपेयर करते हैं मेटा पैरा से। तो ऑर्थो पे चाहिए ग्रुप कोई सा भी लग रहा हो, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बी की एसिडिक स्ट्रेंथ सीओडी से कम है, नो डाउट, छोड़ दीजिए। अब ऑर्थो कंपेयर करो अनसब्स्टिट्यूटेड से। अनसब्स्टिट्यूटेड में यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो आइसोमर की एनिलीन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बी ज्यादा एसिड बेसिक होगा और ए कम होगा। तो यहां पर आ जाएगा बी सबसे बी होगा और ए सबसे पीछे चला गया, ठीक है, क्योंकि टोल्विन मिथाइल ग्रुप लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो तीनों की बी सी डी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा होगी, तो ए सबसे पीछे रह गया। और बी में क्या लग गया, ऑर्थो इफेक्ट, इसलिए बी की बेसिक स्ट्रेंथ सीओडी से कम है। अब सीओडी को कंपेयर कर लो, यहां पर सीओडी की लड़ाई है, ये दो रह गए, सीओडी इन दोनों में से आएंगे। अब सी में देखो, मिथाइल के ऊपर और मेटा पोजीशन पे केवल प्लस आई इफेक्ट होता है और पैरा के ऊपर दोनों इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और प्लस आर। तो इसमें एक फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसमें दोनों फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो पलड़ा किसका भारी अब की बार, पैरा का। तो डी ज्यादा बेसिक होगा, फिर सी होगा, यहां डी आएगा फिर सी आएगा। तो इन केस ऑफ पैरा ऑर्थो मेटा पैरा टोलुडीन्स as compared to aniline, this will be the order of the basic strength। ऐसे फंडामेंटल्स को क्लियर करके चलना है। कई बार अनसब्स्टिट्यूटेड नहीं देते, आपका काम आसान कर देंगे, इन तीनों में पूछते हैं। तो नो डाउट इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, उन दोनों में फिंगर मेथड लगा दो, खत्म क्वेश्चन। चलिए अगला लेते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, मिथाइल की जगह मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और मिथॉक्सी, इसका नाम और बता दूं। देखो अगर ये ग्रुप नहीं होता तो मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, एनिसोल, ये नहीं होता तो एनिलीन, एनिसोल एनिलीन को मिला के बनता है एनिसिडीन। तो इसका नाम है ऑर्थो एनिसिडीन, ऐसे बनाने ले ना वर्ड आपको, इसको ऑर्थो एनिसिडीन कहते हैं। दिस इज मेटा एनिसिडीन एंड दिस इज पैरा एनिसिडीन, ऐसे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लगाइए दिमाग। सबसे पहले ऑर्थो की बेसिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से क्या आएगी, कम आएगी, ऑर्थो इफेक्ट। अब पहले अनसब्स्टिट्यूटेड को इससे कंपेयर करो। मिथॉक्सी के अंदर ग्रुप कैसा होता है, माइनस आई और प्लस आर, माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा मैग्नीट्यूड किसकी होती है, प्लस आर इफेक्ट की होती है। माइनस आई से ज्यादा मैग्नीट्यूड किसकी होती है, मिथॉक्सी केस में प्लस आर की। और प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो नो डाउट यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा किसकी होगी, बी की होगी। तो वही केस आएगा, ए और बी बन गया। अब बी को कंपेयर करते हैं सीओडी से, तो लगा दो ग्रुप। मिथॉक्सी केस में माइनस आई ग्रुप होता है केवल मेटा पर, और इसमें क्या होता है, ओहो वेरी ब्यूटीफुल केस, आई थिंक ये बन गया है। इसको कंपेयर करेंगे एक बार चेक करते हैं इनको। और यहां पर बनेगा माइनस आई और प्लस आर, ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। चलिए अब देखते हैं, पहले एक बार कंपेयर करो। देखो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी आनी चाहिए, ठीक है, इसकी ज्यादा आनी चाहिए ऑर्थो आइसोमर की एनिलीन के साथ। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप चेक करना, मैं आपको लिए होमवर्क दे रहा हूं ये कि ऑर्थो मेटा और पैरा एनिसिडीन के कंपैरिजन अगर एनिलीन से करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसका मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड टू एरी ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, गलती किसी से हो सकती है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको पहचानना है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ और मीन का ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर लिख के दिखाता हूं आपको क्या बनना चाहिए। कि ऑर्थो एनिलीन के केस में, ऑर्थो के केस में तो क्या लग गया, ऑर्थो इफेक्ट, तो माइनस आई और प्लस आर, ठीक है। तो इस बी की बेसिक स्ट्रेंथ सीओडी से कम आएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं सी को कंपेयर ए से करूं तो ए तो अनसब्स्टिट्यूटेड है और सी में क्या है, केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है मेटा पे, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पे काम नहीं करता। और माइनस आई इफेक्ट कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मेटा एनिसिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से तो कम आनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ है वो सी से ज्यादा आनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी। और पैरा पे देखिए, पैरा में माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है मिथॉक्सी का, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी। तो नो डाउट डी तो यहीं पे आएगा, और आई थिंक
ए आगे चला जाएगा और यहां पे सी। अब ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं। ए और बी के अंदर माइनस आर इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है ऑर्थो के केस में, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के केस में ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन तीनों कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड अगर हमारे पास एनिलीन्स है, एनिलीन का केस कंपेयर किया मेटा के साथ, तो ए और सी में कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, सी ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो डी तो सबसे ज्यादा है ही, फिर सी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा और बी और तो इफेक्ट की वजह से सबसे पीछे होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द ऑर्डर, बट दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू टेल मी कि which is the exact order of the ortho meta para anisindines, just write in the comment box, ठीक है। आपको मुझे जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल केस लेते हैं जो मैं आपको बार बार डिस्कस करता हूं। इन चारों के जगह आपको एक स्पेशल एग्जांपल मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चारों एनिलीन है और ग्रुप चारों डिफरेंट है। अब मैं ऑर्थो इफेक्ट खत्म कर देता हूं, ठीक है। यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप है, यहां पर एक क्लोरो ग्रुप है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहां पर एक मिथॉक्सी ग्रुप है। तो चारों ऑर्थो पे लगा दिए तो ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो गया। तो आपको कल मैंने एक ऑर्डर बताया था, किसी को याद हो तो, क्या ऑर्डर था कि नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल और मिथॉक्सी, जब ये ऑर्डर ऐसे होता है, चारों एक ही ग्रुप पे अटैच हो, तो ये ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। किसका ऑर्डर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। क्योंकि इधर से उधर जा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स कर दो, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, मिथॉक्सी, मिथाइल, क्लोरो और नाइट्रो। दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर ये चारों ग्रुप अटैच हो तो ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, मिथॉक्सी, मिथाइल, क्लोरो, नाइट्रो, मिथॉक्सी, मिथाइल, क्लोरो, नाइट्रो। और एसिडिक स्ट्रेंथ में नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी, ठीक है। ये दो, अब जिसको ये याद है उसका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नाइट्रो अगर मैं कह दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो नाइट्रो कहां पर आ रहा है, देखिए नाइट्रो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ए की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी, बी की ओर ज्यादा, सी की ओर ज्यादा और डी की सबसे ज्यादा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसका एक्सप्लेनेशन हम पिछले फिनोल्स के लेक्चर में, बेंजोइक एसिड के लेक्चर में दे चुका हूं मैं, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नाइट्रो के केस में दोनों ग्रुप, दोनों इफेक्ट कैसे हैं, माइनस आई और माइनस आर, दोनों बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कम आएगी। क्लोरो के केस में क्या होता है, दो इफेक्ट लगते हैं, माइनस आई और प्लस आर। माइनस आई घटाता है, प्लस आर बढ़ाता है। लेकिन हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है। हैलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ज्यादा। तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। भाई माइनस आई इफेक्ट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, तो माइनस आई का पलड़ा भारी है, प्लस आर का पलड़ा हल्का है थोड़ा, तो नो डाउट ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर मिथाइल के केस में जाओ, मिथाइल के केस में दोनों इफेक्ट रखते हैं, प्लस आई प्लस आर। लेकिन मिथॉक्सी केस में लगते हैं माइनस आई और प्लस आर। अब माइनस आई घटाता है, प्लस आर इतना ज्यादा बढ़ा देता है, मैंने बताया था मिथॉक्सी का स्पेशल केस है। इसका प्लस आर इफेक्ट जो है ना, अकेले का प्लस आर इफेक्ट वो कहीं ना कहीं मिथाइल के प्लस आई प्लस आर दोनों इफेक्ट से ज्यादा है। तो नो डाउट मिथॉक्सी एनिलीन जो होगा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो मिथॉक्सी, मिथाइल, क्लोरो, नाइट्रो, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। So this is a very important question for the exam. So that's all from today from the basic strength of amines. अब आपको लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करा देता हूं। कई बार हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर भी नाइट्रोजन कनेक्ट होते हैं और वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो जस्ट चेक, आपके सामने है 3 कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड तो ये है आपके सामने, इसको पिरिडीन कहते हैं, C6H5N, नहीं सॉरी C5H5N। कार्बन को नाइट्रोजन से कंपेयर कर देते हैं, दिस इज पिरिडीन। एक है आपके पास पाइरुलिडीन और एक है पायरोल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन तीनों को, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तीनों में है, नो डाउट, इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, एक पिरिडीन, एक पायरोलिडीन, एक पायरोल, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कहूं पिरिडीन ए है, पायरोलिडीन बी है और पायरोल सी है, इन तीनों को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहली बात सुनिए, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है क्योंकि इधर भी और इधर भी कोई ग्रुप ही नहीं है, यानी कि कोई भी कंजुगेशन नहीं है। और यहां पर देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर किसकी तरह बिहेव करता है, पाई बॉन्ड की तरह, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। और ये कंपाउंड पायरोल मैंने बताया था एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड तो ये रहे और एक लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। तो इन केस ऑफ पायरोल द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इज नॉट फ्री टू डोनेट बिकॉज इट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर एक ये बनेगी, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन इन दोनों के, अब कई बच्चे ये भी समझते हैं कि यहाँ पर कंजुगेशन में है नाइट्रोजन का लोन पेयर, नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर पिरिडीन के अंदर भी क्या होता है, फ्री होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये रिंग पहले से एरोमेटिक है, ऑटोमेटिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक, तो हियर द नाइट्रोजन लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन। अब बात आती है ए बी को कंपेयर करूंगा अगर मैं सी से, तो सी की बेसिक स्ट्रेंथ नो डाउट ए बी सी तो कम आएगी क्योंकि वो इन्वॉल्व दोनों, इसका लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, इन दोनों का लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो गया, सी। अब मेन फंडा रह गया ए और बी का। ए और बी में कौन ज्यादा बेसिक है। अब ए में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, वो अटैच है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की, और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है ना sp3 है। और आपको एक इंपॉर्टेंट फंडा पता होना चाहिए कि s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ाता है, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल फंडा है। तो क्या बोला मैंने, s कैरेक्टर, यहां पे लिख देता हूं मैं कि s कैरेक्टर हमने पढ़ रखा है पिछले एसिडिक स्ट्रेंथ के फैक्टर में, भाई s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मुझे एक बात बताइए, इस हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है, अप्रोक्सीमेट 33% s कैरेक्टर, और यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है, अप्रोक्सीमेट 25%। तो यहाँ पर s कैरेक्टर जिसका कम है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर होल्ड क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। जैसा आप कंपेयर करते हो एल्केन एल्कीन अल्काइन को, ये कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देता हूं, कॉन्सेप्ट से रिलेट करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो अगर आपको एल्केन एल्कीन अल्काइन में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो, तो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एल्केन अल्काइन में दोनों कार्बन की sp, इन दोनों में दोनों कार्बन की sp2, इन दोनों में दोनों कार्बन की sp3। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 25%, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 33%, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 50%। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका s कैरेक्टर कम है। तो s कैरेक्टर कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो B की पायरोलिडीन इज मोर बेसिक देन पिरिडीन, तो B आएगा आगे और A आएगा पीछे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। पहले पायरोल सबसे लीस्ट बेसिक है, पायरोल के बाद पिरिडीन, और पिरिडीन के बाद पायरोलिडीन इज द मोस्ट बेसिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो चैप्टर वाइज रिवीजन में हम स्टार्ट करेंगे ही, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, तो वहां पर कोई क्वेश्चन रह गया तो हम डिस्कस कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अब हमारा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का सारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हो गया है, और केवल मैंने यूटिलाइज क्या किया, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट। अब मैं इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट को रिलेट करते हुए कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंडा पता क्या है कि सर जीओसी को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, पढ़ने का फायदा देखो कितना इंपॉर्टेंट हुआ। जीओसी में इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट से आप क्या क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, और आगे भी तो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। जितने भी आपने हेलो एल्केन्स में SN1 रिएक्शन पढ़ रखी है, तो SN1 रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जिसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, इसका मतलब उसको SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी तो पता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर चले जाइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या चेक करते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर से भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आपको बता दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ोगे तो वहां पर एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी सेड-जेफ रूल से, तो वो भी वहां पर भी कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक और सॉरी ये आपके इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिगार्डिंग द इफेक्ट्स। ठीक है, तो इनको हम यूटिलाइज करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आफ्टर द न्यू लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।